हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, यानी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं। पिछले सारे वीडियोस देखने से इंटीग्रेशन का जो एक पार्ट है जिसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन, वो कंप्लीट हो जाता है। आज इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो पहला ही पॉइंट जो आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब आज इस टॉपिक में हम बिल्कुल वापस जीरो लेवल पर चले जाएंगे। जो सबसे पहले मैंने शुरू में जो लाइन कही थी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आज फिर से उसी लाइन पर चर्चा करेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं कोई फलन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है। इस फंक्शन का मैं एक रफ ग्राफ बना रहा हूं, मान लेते हैं कि ये इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और आपको क्या कहा गया है कि ए से, ये एक्स की वैल्यू ए है यहां पर और यहां पर है एक्स की वैल्यू बी, ए से बी तक इस ग्राफ से जो बाउंडेड एरिया है उस एरिया की कैलकुलेशन की जाए। ये कंसेप्ट क्लियर होगा। उससे पहले आप इस अपना जो सबसे पहला वीडियो था जिसके अंदर जिसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को शुरू से समझा था, बिल्कुल उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज वापस उसी पर बात करते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि इस ग्राफ से बाउंडेड एरिया कहां से कहां के बीच में, ए से बी के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, आप हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद में ये ग्राफ हमारे सामने है कि ए से बी तक का एरिया। तो देखिएगा, एरिया जो है इज इक्वल, हमने क्या कहा था कि ये जो एरिया आएगा ये ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब इस फंक्शन को ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करेंगे। अब ये जो ए और बी हमारे पास में यहां पर लिखे हैं, इस ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट। ओके, अब ये एरिया देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमने क्या किया, यहां से यहां तक का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे पार्ट को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, आयतों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे आयतों में विभाजित कर लिया। ओके, अब ध्यान देना, मैं आपसे ये कहूं कि यहां से लेकर के यहां तक कितने रेक्टेंगल्स हैं, एन रेक्टेंगल्स। कितनी आयत है, एन आयत है। तो अब सोचो, जितने छोटे रेक्टेंगल करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब जितनी छोटी आयत बनाओगे आयतों की संख्या उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये पॉइंट है ए, मान लो इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है एच, सभी की एच ले लेते हैं अपन, सभी रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो क्या है, एच। तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए प्लस एच। इससे अगला पॉइंट क्या होगा, ए प्लस 2h, उससे अगला ए प्लस 3h, ऐसे बढ़ते गए लास्ट में जब बी पर पहुंचे, ये nth रेक्टेंगल है, तो बी पर जब पहुंचे तब क्या हो गया, b इज इक्वल टू ए प्लस nh। देखो पहला रेक्टेंगल जहां खत्म होता है वहां आ गया a प्लस एच, दूसरा रेक्टेंगल जहां खत्म हो गया वहां आ गया a प्लस 2h, तीसरा रेक्टेंगल जहां खत्म होगा वहां पर आएगा a प्लस 3h, लास्ट रेक्टेंगल है nth रेक्टेंगल, तो वो जब खत्म होगा तो कितने क्या आ जाएगा, b, पहले से b है और हमारे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस nh। तो एक रिजल्ट तो यहीं से मिल गया आपको कि nh इज इक्वल टू b माइनस a। ध्यान रखें, n क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स,
और h क्या है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की चौड़ाई, और n क्या है? आयतों की संख्या। अब सोचो इस पार्ट के ये जो एरिया है, इसमें जितने आप ज्यादा रेक्टेंगल बनाएंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपने रेक्टेंगल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाए, बहुत ही इनकी विड्थ जो है वो इतनी कम ली, तो जितनी कम विड्थ लेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उतने ही क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे। मतलब मैं ये कहूं कि अगर h की वैल्यू आपने ले ली टेंड्स टू 0, बहुत कम ली। अब याद करें कि बहुत कम विड्थ क्यों लेंगे? कारण ये होगा, आप सोचिए कि क्या ये जो आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है? सोचो, ये कर्व एक कर्व शेप में है, क्या इसे आप रेक्टेंगल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो कर्व शेप में है। लेकिन अगर आप इसका हाफ कर देते हैं, अब आप देख रहे हैं कि कर्व शेप जो है, वक्राकार जो साइड है वो क्या हो गई? और कम हो गई। अगर आप और इससे कम कर देंगे तो अब सिर्फ इस पार्ट को देखिए, अभी भी ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत कम कर देंगे तो इस केस में क्या ऊपर वाली कर्व शेप को बिल्कुल सीधी लाइन माना जा सकता है? और अगर सीधी लाइन माना जा सकता है तो ये क्या बन गई? आयत बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई। मतलब ये हुआ कि हम इस रेक्टेंगल, इसे रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। अगर इसकी विड्थ, चौड़ाई जो है वो 0 की ओर है तब ये रेक्टेंगल बनेगी, लेकिन उस केस में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सोच के देखो कि हमारे पास में एक ये वाला पार्ट है इतना सा, कोई मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक धागा है, और इस धागे के हम 2 पार्ट करते हैं, ठीक है? हम 4 पार्ट कर सकते हैं, हम 8 पार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाएं तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। मान लो आपने कैंची से बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दिए इसके, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। बस यही काम हुआ। यहां से लेकर के यहां तक हमने ये जो रेक्टेंगल आपका बना, इसके छोटे 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 पार्ट किए, तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी होगी? इनफाइनाइट। बात समझ रहे? अच्छा, ये रिजल्ट कैसे मिला? क्योंकि लास्ट रेक्टेंगल है वो है, पहली रेक्टेंगल कहां खत्म हो रही है? a प्लस एच, दूसरी रेक्टेंगल a प्लस 2h, तीसरी a प्लस 3h, तो nth रेक्टेंगल है वो a प्लस nh, और हमारे पास में ऑलरेडी b था लास्ट में, तो यहां से nh इज इक्वल टू क्या आ गया? b माइनस a। ओके, अब आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि पहली जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? पहली रेक्टेंगल, आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ किसे लेंगे आप? इस पार्ट को लेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर x की वैल्यू है a प्लस एच, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की ये हो जाएगी f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि लंबाई जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अब आप यहां से देखिए, x की जगह पर a प्लस एच पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारी पहली रेक्टेंगल की लेंथ आ गई f ऑफ a प्लस एच। दूसरी रेक्टेंगल की लेंथ, ये वाली लेंथ, ये कितनी लेंगे अपन? f ऑफ a प्लस 2h। यानी ये x एक्सिस की वैल्यू है और ये y एक्सिस की वैल्यू कैसे आएंगी? x की वैल्यू पुट करोगे वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आएगी? f ऑफ a प्लस 3h। इस प्रकार से लास्ट वाली रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? f ऑफ a प्लस nh। और हमने ये कहा है कि सभी रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कितनी है? h है। तो पहली रेक्टेंगल का एरिया हो गया f ऑफ a प्लस h इंटू h। दूसरे रेक्टेंगल का एरिया हो गया f ऑफ a प्लस 2h इंटू h। तीसरी का हो गया f ऑफ a प्लस 3h इंटू h। चौथी का हो गया f ऑफ a प्लस 4h इंटू h। फिर ऐसे ही लास्ट वाली जो रेक्टेंगल होगी उसका कितना हो जाएगा? f ऑफ a प्लस nh इंटू h। ये आपका टोटल एरिया है। ध्यान दीजिए, इस पूरे एरिया में जो h है वो हर जगह पर कॉमन है, मैंने उस h को यहां लिख दिया। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो रेक्टेंगल आयत कब बनेगा? जब ये जो h है वो बहुत अल्प होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिमिट लगा देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका एरिया आपको मिलता है और इसी को हम इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम,
यानी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने इस एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। उस सभी रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो तो h ली हमने, और h बहुत अल्प लिया क्योंकि आपका कर्व है वो ये जो आपका फंक्शन है वो कर्व शेप में ऊपर, और कर्व शेप में है तो ऊपर वाले पार्ट को हमने बिल्कुल सही बनाया। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप ये पार्ट नहीं, ये h जो है वो अल्प नहीं लेते, कम नहीं लेते, तो आपका कुछ एरिया अनकैलकुलेटेड रह जाता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन में इस एरिया को शामिल करने के लिए हम कोएफिशिएंट c लगाते हैं। पिछले वीडियोस देखिए आपको वहां से ये जवाब मिल जाएगा कि हम ये अनकैलकुलेटेड पार्ट जो रह जाता है उस पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ये c ने लगा करके हमने इस पूरे एरिया को शामिल करने के लिए जो रेक्टेंगल्स है उनके जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो अल्प ले ली, बहुत ही कम ले ली, यानी हम क्या कह सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लिया। ओके, तो यहां से ये जो एरिया की कैलकुलेशन होगी, ये पूरी प्रोसेस से कैलकुलेशन होगी, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। ओके, तो बहुत आसान है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, क्या होता है, a से b अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन करने का मतलब एरिया फाइंड करना, और एरिया फाइंड करने का मतलब ये फॉर्मूला। ओके, और फॉर्मूला h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h a प्लस 3h a प्लस 4h डैश 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 कहां तक, nh तक। ध्यान रखें, यहां पर ये दो चीजें फिक्स हो जाएंगी कि nh इज इक्वल टू b माइनस ए, मतलब n और h दोनों एक साथ आ जाए तो आप क्या लिखोगे, b माइनस ए, और अकेला h इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन के दौरान अकेला h जहां भी आ जाएगा वहां पर 0 पुट कर देंगे, और अकेला n जहां आ जाएगा वहां पर हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे। ओके, चलिए, इसे ये बस सिंपल सा साधारण सा कंसेप्ट है, और इसको समझने के लिए हम अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2 एग्जांपल दे रखे हैं, दोनों एग्जांपल्स मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 25 है, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन कैसे लिखा होता है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो कंसेप्ट है वो कम इंपॉर्टेंट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर के लिए भी यहां से पूछ ले। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो टू x स्क्वायर प्लस 1 dx एज द लिमिट ऑफ ए सम, यानी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब सवाल मेरा ये है कि पहले आप, मैं इतनी से 10-15 मिनट से मैं जो बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि सर हमने फिजिक्स के अंदर ऐसे पढ़ा कि अगर 0 से 2 हो, x स्क्वायर प्लस 1 dx हो, तो जो निश्चित समाकलन है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो ऐसे करेंगे, x स्क्वायर का तो हो गया x की पावर 3/3 प्लस 1 इंटू dx का हो गया x, और लिमिट लगा दी 0 से 2। एक बार अपर लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3 और नीचे 3 प्लस 2, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पर 0, तो 0 की पावर 3/3 प्लस 0, यानी ये हो गया 8/3 प्लस 2 माइनस ये पूरा ही 0 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 14/3। यही होना चाहिए। हमने तो फिजिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ी है, फिजिक्स वाले सर ने हमें ये बताया है कि इस प्रकार से आपको अपर लिमिट पुट कर देनी है, लोअर पैरे नॉर्मल, जैसे आप जानते हैं जो फॉर्मूले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, अनिश्चित समाकलन के, वो फॉर्मूले लगा दो, फिर एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, और फिर ये जो काम है इसी का प्रूफ है ये द लिमिट ऑफ ए सम।
पहले हम इस प्रोसेस से करेंगे, हम देखेंगे कि आंसर यही आना है, ठीक है। उसके बाद में हम अपना एक फंडामेंटल फॉर्म बढ़ा लेंगे कि इस प्रकार से आता है तो ये कर लेते हैं। लेकिन ये चीज हम करेंगे कब, जब पहले यहां से हम वेरीफाई कर लें कि हाँ आंसर 14/3 ही आएगा इसका। चलिए करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछा है। एक तो सीधा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का, और आप उसको इजीली जो मैंने अभी सॉल्व किया उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट आगे बढ़ दे दिया एज द लिमिट ऑफ ए सम, तो इसका मतलब हमें प्रोसेस फॉलो करनी है, और प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर पहली बात तो यहां से क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसलिए पूरी प्रोसेस को समझिए ध्यान से। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं लिखूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से 2 x² + 1 dx। सॉल्यूशन लिखेंगे एज द लिमिट ऑफ ए सम वी हैव। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, a to b f of x dx is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहां पर h f of a plus h plus f of a plus 2h plus f of a plus nh। ओके, बस ये फॉर्मूला लिखना है। शुरू के 2-3 स्टेप कैलकुलेट कर दो, एक लास्ट वाली स्टेप। अब देखो हमारे पास में f of x क्या है, x² + 1, चेक कर सकते हैं कंपेयर करके। अच्छा, a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 2। अब सोचो यहां पर मैं लिख रहा हूं nh = b - 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 0। ये चीजें लिख देते हैं अपन यहां पर, nh = b - a, तो बताओ कितना हो जाएगा 2 - 0 यानी 2। ओके, अच्छा और एक बात लिखनी है आपको कि h टेंड्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये फिक्स सही बातें लिखनी, बस कंपेयर करना है कि fx की जगह कौन आ गया। अब आपसे पूछा जाए, यहां पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं छोटी छोटी। सबसे पहली बात है f ऑफ a प्लस h का क्या मतलब हो जाएगा, a की जगह 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 + h। 0 + h का मतलब f ऑफ h ही हो गया क्या। और f ऑफ h का क्या मतलब है कि फंक्शन में जाओ, x की जगह पर h रख दो तो क्या हो जाएगा ये h² + 1। अच्छा जी, f ऑफ a + 2h का क्या मतलब हो जाएगा, f ऑफ 0 + 2h, इसका मतलब f ऑफ 2h ही हो गया क्या। अब आ जाओ फंक्शन में आ जाओ, x की जगह पर क्या रख दो 2h रख दो, तो ये हो गया 2h का स्क्वायर मतलब 4h² + 1 रहेगा। ओके, अच्छा डायरेक्टली बताना f ऑफ a + 3h का क्या मतलब होगा, मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। देखो ये आ गया 1h² + 1, ये आ गया 4h² + 1, तो अगला क्या आ जाएगा 9h² + 1, क्योंकि x की जगह पर x की जगह पर क्या रखेंगे 3h। ऐसे ही चले आप, और आपने क्या किया f ऑफ a + nh यानी f ऑफ 0 + nh की कैलकुलेशन की, तो आपको क्या मिलेगा f ऑफ nh ही हो गया ये, और nh का मतलब x की जगह पर nh रख दो तो n² h² + 1। अच्छा जी, एक बात बताना, ये लिखा हुआ h², क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये लिखा हुआ 4, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये लिखा हुआ 9, इसको मैं क्या 3 का स्क्वायर लिख देता हूं। तो f ऑफ a + 4h क्या हो जाएगा 4² h² + 1। f ऑफ 5h क्या हो जाएगा 5² h² + 1। तो इस प्रकार से ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल गए, सारे रिजल्ट्स मिल गए। तो अब आप बताइए जो इंटीग्रल आपको फाइंड करना है उस पर पहुंच जाओ। क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। f ऑफ a + h की क्या वैल्यू लिख दोगे 1 का स्क्वायर h² + 1। अगला बताओ 2 का स्क्वायर h² + 1, फिर 3 का स्क्वायर h² + 1 प्लस डैश डैश डैश
एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। बात क्लियर है? अब चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, तो आपका आई क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। चेक करें, देखो ये है 1 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इन सभी के अंदर एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? तो क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 कहां तक, एन स्क्वायर प्लस, फिर आगे देखो ये है 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ये 1 कितनी टाइम है, n बार, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 कितने बार, n टाइम। ओके, चलिए i इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, या हो गया h स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है? ये क्या है, sum of the squares of first n natural number, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। याद कीजिए क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। याद आ गया? चलिए यहां देखो 1 1 1 1 1 कितनी बार, n बार ऐड हो रहे हैं, तो याद आएगा n। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो h है, ये h अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई होगा, तो i इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो गया, h क्यूब इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस ये h इस n के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हो गया nh। ओके, तो i इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा जी, एक काम मैं कर रहा हूं, देखो ये h पर कितनी पावर है, यहां पर 3। मैंने क्या किया, एक h को तो इस n के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देना 3 h थे अपने पास में, एक h को तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एक h को इस फैक्टर में भेज दिया, तो ये बन गया nh प्लस h, और एक h को इस फैक्टर में भेज दिया, तो ये बन गया 2nh प्लस h। ओके, अब आपको लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने से मतलब क्या है कि जब भी nh जहां दिखे वहां हर जगह पर आपको क्या करना है, 2 पुट करना है। nh इक्वल टू b माइनस ए, यानी 2 माइनस 0, और अकेला h अगर दिख जाए तो 0। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0, अच्छा 2 इंटू 2 4 प्लस 0 अपॉन 6 प्लस 2। तो देखिएगा i इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 बाई 6 प्लस 2, ये कितने हो गए 8 बाई 3। अब 3 को एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 8 14 बाई 3। क्या आपके इंटीग्रल का वही रिजल्ट आया जो आपने इस प्रकार से किया था, x स्क्वायर प्लस 1 dx 0 से 2 क्या हो गया था, आपने लिखा x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x से, और लिमिट लगा दी 0 से लेकर के 2 तक, अपर लिमिट रखी लोअर लिमिट रखी, तो आंसर क्या आया आपका 14 बाई 3। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यहां आपने क्या चीज सीखी, जो मैंने जो ये काम कर दिया, कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन कर लिया, लेकिन समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, उसका जो मकसद है, जो मतलब है, जो आपको ये कहोगे उसका जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, किसी कर्व द्वारा बाउंडेड एरिया का कैलकुलेट करना। और इसी बात को याद रखते हुए हम आगे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन का, और वो एक नाम क्या रहेगा उसका, क्षेत्रकलन, क्वाड्रेचर, यानी एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, उस
जो भी कर्व बना है उस कर्व के छोटे छोटे रेक्टेंगल्स करते हैं, उन रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है वो उतना ही आता है जो इंटीग्रेशन से आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। समझ रहे हैं? तो यहीं पर आप ये तो चलो ठीक है, ये आपके पास समझना है इस बात को। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया a से लेकर के b तक और उसका इंटीग्रल हो गया f ऑफ x a से b, तो आपका काम क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। ये आपका वेरीफाई हो गया कि जो हम फिजिक्स में जो काम कर रहे थे वो यही है। ओके, चलिए तो इस कंसेप्ट पर एक और एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को भी पहले कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस बार आपको वैल्यू किसकी फाइंड करने के लिए कहा है, 0 से 2 e टू दी पावर x dx। अब अगर आपको 11th क्लास का थोड़ा बहुत भी कुछ याद आ रहा है तो इसको बाय यूजिंग ये किससे डायरेक्ट नहीं करना है कि हम इन्हें e की पावर x को इंटीग्रेट कर दिया, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 0 to 2 अपर लिमिट लिखी e की पावर 2 माइनस फिर लिखा e की पावर 0 यानी e स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन प्रोसेस क्या फॉलो करनी है आपको, जो अभी फॉर्मूला लिखाया है वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, वी नो दैट a to b f of x dx is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर बाहर h f of a plus h प्लस f of a plus 2h प्लस f of a plus 3h प्लस डैश 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 कहां तक है, f of a plus a nh, where f of x is equal to e to the power x, कंपेयर करके देख लो, f of x क्या है, e की पावर x, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2, तो यहां से बताइए nh इज इक्वल टू b माइनस ए 2 माइनस 0 कितना हो गया 2। ओके, अच्छा इनके लिए भी लिख दो h टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बात समझ रहे हैं? चल अब आपके इंटीग्रल पर आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h, f ऑफ a प्लस h का मतलब है फंक्शन में जाओ x की जगह पर 0 प्लस h, मतलब सीधा सा है 0 प्लस h का मतलब h ही हो गया, यानी फंक्शन में x की जगह पर h रखना है, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर h। फिर आगे बढ़े, अगले में फंक्शन में x की जगह पर 0 प्लस 2h लिखना है, यानी 2h रखना है, 2h रखने का मतलब e टू दी पावर 2h। फिर आगे आ जाएगा e टू दी पावर 3h प्लस डैश 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 कहां तक है, e टू दी पावर nh तक। क्लियर हो रही है? अच्छा जी, यहां आप देख पा रहे हैं कि मुझे एक i इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, e की पावर h को मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर h को जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं, यहां पर रह गया 1 प्लस ये हो गया e टू दी पावर h, 2h थी, h कॉमन ले ली। अच्छा यहां e टू दी पावर 3h, 1h मैंने कॉमन ले लिया तो e टू दी पावर 2h रहेगी। अब इस 2h को मैं ऐसे लिख रहा हूं e टू दी पावर h और इसका स्क्वायर, आगे क्या आएगा देखो 1 e की पावर h, e की पावर h का स्क्वायर, आगे आएगा e की पावर h का क्यूब, आगे e की पावर h की पावर 4। अच्छा लास्ट में देखना e की पावर nh है, इसमें से मैंने एक पावर तो कॉमन ले ली, बात समझ रहे? तो एक्चुअली रह क्या गया, e की पावर nh में से एक पावर आपने बाहर निकाल ली, तो ये क्या इस प्रकार से रह गया e की पावर h और इसकी पावर n माइनस 1। समझ रहे? अब आप देखिएगा क्या ये आपको एक, फिर से अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो देख लो, हमारे पास में था e की पावर nh, हमने से कितनी कॉमन ले ली पावर माइनस h, अब ये बना e की पावर nh माइनस h, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e की पावर n माइनस 1 इंटू h, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e की पावर h पावर n माइनस 1,
ओके, अच्छा जी। अब आप देखेंगे क्या ये आपको एक जीपी मिल रही है गुणोत्तर श्रेणी, और जीपी के लिए एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, गुणोत्तर श्रेणी का योग यही होता है। अब इस जीपी में क्या है, देखो ए की वैल्यू क्या है 1, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ई की पावर एच, यानी आर की वैल्यू है ई की पावर एच। तो ये अपने पास में आ गया आई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच ई टू दी पावर एच इंटू, देखो ए की वैल्यू 1 है, रखने की जरूरत नहीं है, आर की पावर एन मतलब ई टू दी पावर एच पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ई की पावर एच माइनस 1। ओके, चलिए इसे आगे मैं ऐसे लिख देता हूं, लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर एच, ई की पावर देखो एच पावर एन तो एन एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर एच माइनस 1। अब सोचो ये एच कहां गया, इस एच को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे ले जाके ऐसे लिख देता हूं। क्यों लिखा ऐसे, अब देखिएगा, इधर देखिए एनएच इक्वल टू 2, एनएच की जगह पर अपने को क्या लिखना है 2, एच अकेला जहां है वहां क्या रखना है 0। क्या ये आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट, एक मानक सीमा नजर आ रही है क्या, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 11th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है जब x टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या अच्छा है, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो गया, तो रह क्या गया अपने पास में अब आई इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा क्या ई स्क्वायर माइनस 1। सोचो देखिए शुरू में यही था, तो ये पूरी प्रोसेस है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी निश्चित समाकलन का प्रथम सिद्धांत। ओके, तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.8, ओके, इसमें एनसीईआरटी में आपके पास में बुक होगी, अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चंस यहां पर लिख देता हूं। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और वो 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 7.8 और एक्सरसाइज क्या है, इनका पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन a टू b एक्स dx। अब इसने a की जगह a रखा, b की जगह b लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 0 टू 5 x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन 2 से 3 x स्क्वायर dx, और फोर्थ क्वेश्चन है 1 टू 4 x स्क्वायर माइनस एक्स। ध्यान रखिए अभी आपने जो दोनों क्वेश्चन किए उनमें लोअर लिमिट 0 थी, तो हमेशा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन -1 से +1 e टू दी पावर x dx, और जो छठा क्वेश्चन है वह 0 टू 4 x प्लस e टू दी पावर 2x dx। इनके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, उनको तो नोट करने की जरूरत नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन नोट करके 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कंसेप्ट समझ में आया है, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे इजीली। फिर भी अगर नहीं होते तो नेक्स्ट किसी वीडियो में इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूले डेली एक बार पढ़ लें, सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले, पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्मूले। पीछे का जितना मैटर ज्यादा कवर करके चलोगे आगे के वीडियोस उतने ही आपको इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पीछे का समझ में आएगा तो आगे आने वाले वीडियोस में जो भी बेटर आएगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ओके, थैंक यू।